क्रांति हुई थी 1789 में, उसके क्या क्या कारण है उसके विषय में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कारण है वह है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण जो है उसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आते हैं? निरंकुश राजशाही का होना, राज दरबार की विलासिता का होना, प्रशासनिक भ्रष्टाचार का होना, अति केंद्रित प्रशासन का होना, प्रशासनिक व्यवस्था का होना, न्याय व्यवस्था की दुर्बलता का होना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होना। इन कारणों के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति हुई और ये इनके राजनीतिक कारण है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक कारण के विषय में। तो यहाँ पर कुछ सामाजिक कारण दिए हुए, पाद्री वर्ग का होना, कुलीन वर्ग के कारण, कृषक वर्ग के कारण, मजदूर वर्ग के कारण और मध्यम वर्ग के कारण। तो ये जो आपके कारण दिए हैं, ये 5 कारण, ये कौन से कारण के अंतर्गत आ जाते हैं? सामाजिक कारण हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखेंगे हम इस फ्रांस की क्रांति के लिए, तो आर्थिक कारण में अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के विषय में बात करेंगे, दोषपूर्ण कर व्यवस्था, कर प्रणाली, वसूली की व्यवस्था, व्यापारिक एवं व्यावसायिक अवरोध के विषय में, बेकारी की समस्या क्या है और सैनिक का असंतोष किस प्रकार से व्याप्त रहा, इस विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रांस की क्रांति के विषय में। फ्रांस की क्रांति 18वीं सदी में हुई थी। ठीक है, तो आपको क्या याद होना चाहिए? फ्रांस की जो क्रांति है वो 18 सदी में 1789 में हुई थी और इसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव कहां से कहां तक पड़ा? इसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। और कौन सा? व्यापक प्रभाव पड़ा, मतलब बहुत ज्यादा इस क्रांति का व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में पड़ा। विकास की बात करें दोस्तों, तो फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता की भावना का जो विकास है वह संपूर्ण विश्व में हुआ। उसने विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया। जी हाँ दोस्तों, जब ये क्रांति संपन्न हुई तो उस समय इसने सारे विश्व में किसी न किसी प्रकार की छाप जरूर छोड़ा, इसलिए इस क्रांति को कहते हैं विश्व रूपी क्रांति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम फ्रांसीसी क्रांति के कारण। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति के कारण में राजनीतिक कारण को यहाँ पर लेकर आया और राजनीतिक कारण में आपको बताना चाहूंगा कि निरंकुश राजशाही क्या है। निरंकुश राजशाही का मतलब ये होता है कि यूरोप के अन्य देशों के समान फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र का मतलब ये है कि किसी एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्ति का होना और अन्य व्यक्ति के पास शक्ति का न होना, इन निरंकुश राजशाही के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ पर अगला पॉइंट है, राजा के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित थी। जी हाँ दोस्तों, राजा के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित थी। इसका मतलब यह है कि राजा अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे, जैसा चाहे वैसा जनता के साथ कर सकता था। राजा के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित थी। राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता। जी हाँ दोस्तों, वह कहता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधित्व हूँ, मुझे राजा बनाया गया है और ईश्वर के प्रतिनिधित्व होने के कारण ही मैं आपके ऊपर राज कर रहा हूँ और सारी शक्ति ईश्वर ने मुझे ही प्रदान की है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, फ्रांस के पूर्वो वंश का सम्राट लुई 14वां। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में एक लुई 14वां जो सम्राट था वह दमपूर्वक कहता था लोगों को कि मैं ही राज हूँ, और लुई 16वां का कहना था कि मेरी इच्छा ही कानून है और इस व्यवस्था में राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध माना जाता था। यदि वहां के रह रहे लोग बाग यदि राजा की बातों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें किसी न किसी प्रकार से दंडित किया जाता था। तो राजनीतिक कारण में निरंकुश राजशाही आपको पता होना चाहिए। निरंकुश राजशाही क्या होती है? निरंकुश राजशाही का मतलब होता है किसी एक ही व्यक्ति के पास सारी सत्ता का होना और वह अपने इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा जनता के ऊपर उस शक्ति का प्रयोग कर